हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम और आज के हमारे वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको किन मिस्टेक्स को नहीं करना है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, या इन जनरल एक ऑलराउंड ओवरव्यू में बताऊंगा जो करने से आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले जो मैंने जॉब्स की है वो मैं बता देता हूँ कि मैंने आरआरबी पीओ की जॉब की, जो मेरा आरआरबी पीओ 2021 से सिलेक्शन हुआ था। मैंने एसबीआई पीओ की जॉब की, जो मेरा एसबीआई पीओ 2021 से सिलेक्शन हुआ था। मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब की, जो मेरा एसएससी सीजीएल 2019 से सिलेक्शन हुआ था। और मैंने डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब की, जो मेरी एसएससी सीजीएल 2022 से, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए उनमें आईबीपीएस पीओ का है, आईबीएसीआईओ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का एग्जाम होता है, और एलआईसी डबल एओ का मैंने मेंस क्लियर किया है। तो मैं आपको आज की वीडियो में एक ब्रॉड ओवरव्यू दूंगा जो आपकी शायद मदद करे ये जानने में कि एक गवर्नमेंट जॉब को किस तरह से क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कितने टाइप की है। जो हम एक गवर्नमेंट जॉब्स बोलते हैं उसमें क्या हायरार्कीज है और वो कितने टाइप की है। तो मेनली आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स को देखोगे तो वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप ए, जिसका एग्जाम आपके मोस्टली यूपीएससी करवाती है, जिसमें जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, सीएपीएफ हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, ईपीएफओ का हो गया, इस टाइप के एग्जाम्स है। ये सारे ग्रुप ए पोस्ट होती है। फिर आपकी आती है ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। इनमें अलग अलग हायरार्की है, जैसे इंस्पेक्टर हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, एमटीएस हो गया। ये आपके ग्रुप बी में आती है, या आपकी ग्रुप सी में आती है, या आपकी ग्रुप डी में आती है। ये एग्जाम्स मोस्टली एसएससी करवाती है, और इसके अलावा कुछ एग्जाम्स है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी करवाती है, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब देती है। और तीसरी है जिसको हम सेमी गवर्नमेंट बोले, या पीएसयू में, या पीएसबी, बैंकिंग में अगर देखते हो तो पीएसबी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, इंश्योरेंस के हो गए। बैंकिंग में जैसे आपके मोस्टली 3 होते हैं, आईबीपीएस का पीओ और आईबीपीएस का क्लरिकल, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल, और सिमिलरली एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम होता है। और इंश्योरेंस में आपके जैसे एलआईसी में एलआईसी डबल एओ का एग्जाम हो गया, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपका एग्जाम होता है। और इसके अलावा कुछ और बैंक्स है, जैसे सिडबी का एग्जाम होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, या आपका एग्जिम का होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का, या आपका नाबार्ड का होता है, आरबीआई ग्रेड बी का होता है। तो ये सब बहुत से वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स है। इनमें से आप अपना एक नीश पिक करते हो कि मुझे इस टाइप के एग्जाम की तैयारी करनी है, या मुझे ये जॉब चाहिए तो मुझे पर्टिकुलर ये एग्जाम की तैयारी करनी है, और उसके उसके बाद आप उसकी प्रिपरेशन करते हो। तो जो मेजर फैक्टर्स है वो हम आज सारे देखेंगे कि ये इसमें क्या आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मेजर फैक्टर्स होते हैं, क्या गलतियां होती है, और क्या आपको नहीं करनी है, और क्या आपको करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं, रियलिटी ऑफ कंपटीशन। या आपने बहुत सुना होगा कि कंपटीशन बहुत बढ़िया है, कंपटीशन बहुत बढ़िया है, उस समय ये आज से 10 साल पहले इतना था और अभी इतना है। तो सबसे पहले कंपटीशन जो है वो 2 टाइप का है। एक है रियल कंपटीशन और एक है परसीव्ड। नो डाउट दोनों ही बड़ा है। रियल कंपटीशन भी आपका बड़ा है, और परसीव्ड तो खैर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो पहले इसके बीच में डिफरेंस समझते हैं कि रियल कंपटीशन और परसीव्ड कंपटीशन क्या है। सपोज एक एग्जाम है एसएससी का, जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और 50 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया। तो आप हर तरफ देखेंगे, न्यूज़पेपर में भी लिखा आएगा, टीचर्स भी बोलेंगे, हर कोई बोलेगा कि 50 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, 50 लाख लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये है आपका परस्यूट कंपटीशन। लेकिन उसके बाद आप इसमें थोड़ा डीपली जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 30-40% तो ऐसे हैं जो एग्जाम में अपीयर ही नहीं होते। तो 15-20 लाख तो आपके यहीं बाहर हो गए। इसके बाद बचे हुए 30 लाख में से ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती फॉर्म भर दिया था और वो पीयर प्रेशर में आके एग्जाम देने आ गए, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हैं, तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, वो घर से
बोलते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और कहीं किसी सिटी में रहते हैं और बैठे हैं, वो कोई सीरियसली तैयारी नहीं, दिन में 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, वो कोई तैयारी नहीं है। तो ये सब तो आपके परस्यूट कंपटीशन है। तो आप कभी देखोगे इसमें, तो इसमें आपके अराउंड 10 टू मैक्सिमम 20% जो एप्लीकेंट्स है, मैक्स बोल रहा हूँ मैं 20%, वो आपका रियल कंपटीशन है। ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई 50 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 5 से 10 लाख आपके रियल कंपटीशन होना, वो एक बड़ी बात है। और वो आपको आजकल कट ऑफ में भी दिखने को मिल ही रहा है कि कट ऑफ जिस हिसाब से एग्जाम्स की बहुत जा रही है, तो रियल कंपटीशन भी आपका बड़ा है। लेकिन जो मेन है, जो आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई कि 50 लाख ने फॉर्म भर दिया और ये करके, ये वो करते हैं जिन्हें दूसरों से सहानुभूति लेनी है कि हाँ इतना कंपटीशन है, और इसमें फिर वो उसमें से सिलेक्शन परसेंटेज निकालते हैं कि सिलेक्शन परसेंट है 0.0000001 करके वो बताएंगे कि इतना ही है और इतने ही का सिलेक्शन होता है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपका रियल कंपटीशन क्या है और आपको उनसे compete करना है। दूसरी बात, जब आप रियल कंपटीशन नहीं देखते तो इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि आपको थोड़ा सा पढ़ के लगता है कि हाँ आप 90% लोगों से बेटर हो गए, तो आपने कुछ तोप मार ली। जबकि आप वास्तव में देखोगे तो 90% तो कभी आपका कंपटीशन थे ही नहीं। कंपटीशन तो वही वो 10% थे, और आप थोड़ा पढ़ के उन तक उस ग्रुप में आए और आपको लग रहा है कि हाँ मैंने तो पढ़ाई कर ली, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तो ये चीज़ गलत है। आपको कोचिंग में आपके 100 जन है, उनमें से आपकी रैंक आ रही है टॉप 10 में, तो आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। जबकि आप देखोगे तो वो कोचिंग अगर कोई जा रहा है तो उनमें से 50 से 60 तो ऐसे हैं जो बस टाइम पास करने आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अपनी रैंकिंग को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कि आपका रियल कंपटीशन क्या है। सेकंड जो पॉइंट है वो है इफेक्टिव स्टडी। आपने बहुत से टॉपर्स को सुना होगा, बहुत से लोगों के यूट्यूब वीडियो देखे होंगे कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ उतना पढ़ता हूँ। तो क्या वो इफेक्टिव स्टडी है? कोई होगा 1000 में से एक जो 10 घंटे पढ़ता होगा, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है इफेक्टिवली 10 घंटे पढ़ना। अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसकी उसमें से इफेक्टिव स्टडी 4 से 5 घंटे है। ये चीज़ अगर आपको ऑब्जर्व करनी है रियल लाइफ में आपको खुद को, तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, आप बैंकिंग का या एसएससी का किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उसका मॉक टेस्ट लेके बैठिए। आप उसको रियल एग्जाम की तरह मानिए कि ये मेरा रियल एग्जाम है। अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो आप 100 में से करीब 60-70 तो उसमें मिनिमम अटेम्प्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को आप ग्लेंस थ्रू करेंगे कि कौन से इजी है कौन से नहीं है। ये सब आपने किया 1 घंटे में, विद इन 1 आवर, और वही आप ऑफलाइन लेके बैठिए तो आप 1 घंटे में मुश्किल से 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप 25 क्वेश्चन ही देखेंगे, आप एक क्वेश्चन जो आपका 30 सेकंड में होना चाहिए उसमें आप 2 मिनट लगाएंगे, 3 मिनट लगाएंगे, आप उसको आराम से, क्योंकि आपको कोई जल्दी नहीं है, आपके ऊपर कोई क्लॉक नहीं चल रही जो आपको बताए कि इतना टाइम बचा है और इतना जल्दी करना है, वो कोई प्रेशर नहीं है। तो उस चक्कर में आदमी रिलैक्स हो जाता है और वो जो चीज़ 30 सेकंड में होनी चाहिए उसे 2 मिनट खींचता है। तो जब ये है तो वो आप जितना आपको 1 घंटे में पढ़ना चाहिए था उतना ही आपको पढ़ने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लग रहा है। तो क्या आप अगर बोल रहे हो कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, तो वो आपकी इफेक्टिव स्टडी है, उसमें से आपकी इफेक्टिव स्टडी 1 घंटे होगी, और फिर आपको लगता है मैंने तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाई की, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो 6 घंटे में आपने मेहनत तो 2 घंटे की ही की है ना। तो वो आपको हमेशा देखना है कि मेरी इफेक्टिव स्टडी कितनी है, ये नहीं देखना है कि मैं कितने घंटे बैठा हूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सेस मटेरियल। आप देखोगे ईयर 2010, 2011, 2013, उस समय कंपटीशन एग्जाम्स की कट ऑफ जाती थी 45 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 100, और उन्हीं सेम एग्जाम्स की आज कट ऑफ जा रही है 80 आउट ऑफ 100, 85 आउट ऑफ 100। तो ये क्या हुआ? एक चीज, ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन रिसोर्सेज। जब से पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एक्सेस बढ़ा है। पहले आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए किसी पर्टिकुलर सिटी में जाना पड़ता था जहाँ कोचिंग हब होता था,
वहाँ जाके आप पढ़ते थे। और ये वो होता था जो लोग सक्षम होते थे वही जा पाते थे, वही पढ़ पाते थे। जो फाइनेंशियली साउंड होते थे, जिनके घर में फाइनेंशियली साउंड होते थे, या जो फाइनेंशियली साउंड भी नहीं होते थे बट वहाँ जाके रहना खाना करना अफोर्ड कर पाते थे, वही तैयारी करते थे। और जो बाकी घर पे थे उनके पास मटेरियल की कमी थी, उनके पास मटेरियल की लिमिटेशंस थी, उन्हें पता नहीं चलता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कितना करना है। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ तो एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ी है, नो डाउट। आज हर कोई गांव में रह रहा है, वो पढ़ पा रहा है। जिसके पास पहले उतने संसाधन नहीं थे कहीं जाके कोचिंग करने के, वो आज तैयारी कर पा रहा है और ये बहुत सही है। लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ है कि जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है, जो स्ट्रेटेजी वीडियोस है, या जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप देखोगे तो लोग एक ही टॉपिक की 50 किताबें लेके बैठे हैं, 50 पीडीएफ लेके बैठे हैं। भले उन्होंने बुक्स नहीं खरीदी, वो उन्होंने टेलीग्राम में 50 पीडीएफ डाउनलोड कर ली, 50 कोचिंग सेंटर के टेस्ट ज्वाइन कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया। अब उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो 50 में से कितनी चीज़ उनको पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी। वो 50 की 50 चीज़ें लेके बैठे हैं। तो ये जो मटेरियल का एक्सेस हो गया, ये आपको उसमें से फिल्टर आउट करने में, जो इतनी चीज़ें उनमें से फिल्टर आउट करके क्या आपको पढ़ना है, आधा टाइम तो आपको उसी में ख़त्म हो जाता है। और आधे लोग तो ये फिल्टर आउट भी नहीं कर पाते कि इनमें से मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और मैं कितना पढूं। तो आज जो 2 बुक पढ़ रहा है और जो उनको रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, रिलीजियसली पढ़ रहा है और उनको रिवाइज कर रहा है, वो उस आदमी से कई गुना बेटर है जो 50 बुक्स पढ़ रहा है। तो आपको अपने मटेरियल को लिमिटेड रखना है और उसी को बार बार पढ़ना है। ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अपने जो आपके रिसोर्सेज है उनको लिमिटेड रखिए और उनको रिवाइज करिए बार बार। और ये यही चीज़ है कि जो एक्सेस मटेरियल है उससे बचिए। मैं ये नहीं बोलूँगा रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, मैं ये बोलूँगा कि जो एक्सेस मटेरियल है, जो आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स में फ्री पीडीएफ्स मिल जाती है, जिनको आप कभी खोल के भी नहीं देखते, बस एक बार आपने देखी, आपको अच्छी लगी, आपने डाउनलोड करके रख ली, और आप भूल भी जाते हैं कि आपके पास ऐसी कोई पीडीएफ भी है। या इस कोचिंग के माइंड मैप्स आ गए, वो ले लिए, इस कोचिंग के शॉर्ट नोट्स आ गए, वो ले लिए, इस कोचिंग के कंसाइज नोट्स आ गए, वो इकट्ठे कर लिए। सब आप इकट्ठे करते जाते हो, लेकिन आपके पास लास्ट में जब इतना टाइम नहीं बचता कि उनमें से एक भी चीज़ आप देख पाओ। तो आपको जो अपना मटेरियल है वो लिमिटेड रखना है। जो चौथी चीज़ है वो है डिकोडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, आपको उसको कितना डिटेल में पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। तो इसका एक एग्जांपल अगर दूं तो मान लो ये एक पेड़ है, इसमें बहुत से फ्रूट्स हैं, अलग अलग जगह लगे हुए हैं फ्रूट्स। अब आप हो, आपकी हाइट है इतनी, आपका हाथ पहुंच रहा है यहाँ तक, आपका हाथ पहुंच रहा है यहाँ तक, आपका हाथ पहुंच रहा है यहाँ तक। अब आपको किसी ने बोला कि फ्रूट्स तोड़ के लाओ, आपके पास एक दिन, आप जितने फ्रूट्स इकट्ठा करना चाहो कर लो। अब एक आदमी तो जाता है, वो ये फ्रूट्स तोड़ता है, ये तोड़ता है, ये तोड़ता है, क्योंकि उसका हाथ पहुंच रहा है इजीली उसका जहाँ तक हाथ पहुंच रहा है वो तोड़ रहा है। पहले उसने वो सारे तोड़ लिए, उसके बाद वो मेहनत करेगा कि इसके ऊपर जो है मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करूं, उन फ्रूट्स को पाने की कोशिश करूं। और एक दूसरा आदमी है, वो सीधा टारगेट करेगा इस फ्रूट को कि मेरे को तो ये चाहिए। इसके लिए वो पहले बाजार जाएगा, वो लकड़ी लेके आएगा, वो लकड़ी काटेगा, उस लकड़ी से वो सीढ़ी बनाएगा, वो सीढ़ी लगाएगा, और वो फिर यहाँ तक पहुंचेगा और वो एक फ्रूट लेके आएगा। और तब तक उसे पता चलेगा कि उसका दिन खत्म हो गया। तो यही आजकल हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एसएससी में प्री में एक क्वेश्चन पूछा था, किसी गाने का सिंगर पूछा था। अब क्या आप, और वो कोई इतना इम्पोर्टेंट वो भी नहीं था कि उसे ग्रैमी मिली है, कोई बड़ा अवार्ड मिला है, वो ऐसे ही रैंडमली किसी गाने का सिंगर पूछ लिया। तो अब एक जना जाएगा, सारे गानों की लिस्ट बनाएगा, इस साल कौन से गाने रिलीज हुए, पिछले साल कौन से हुए, इसका सिंगर कौन है, इसका कंपोजर कौन है, इसका लिरिसिस्ट कौन है, और वो सब रटेगा। और एक है वो छोड़ेगा, वही देखेगा कि हिस्ट्री में चोला एम्पायर से हर ऑल्टरनेट ईयर या हर ईयर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं चोला एम्पायर जो है, जिसके 15 से 20 पेज के नोट्स होंगे, उसको मैं डिटेल में पढ़ लूँ, उसको मैं बार बार रिवाइज करूँ कि मेरा जो एक क्वेश्चन है वो तो सही होगा। या उसने इस बार गाना पूछा, अगली बार वो मूवी पूछ लेगा,
वो मूवी का कोई एक्टर पूछ लेगा, उसके बाद वो किसी और चीज़ के बारे में कुछ पूछ लेगा, तो आपका जो इतना पढ़ा पढ़ा है वो तो पूरा बर्बाद है। तो आपको जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस डिकोड करनी है। वो ये इम्पोर्टेंस आपको डिकोड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है, हर साल पैटर्न चेंज होता है, लेकिन कितना चेंज होगा? क्या पूरा 100% पेपर चेंज हो जाता है? पेपर 80% तो वही रहेगा, 20% कुछ नया आ जाएगा, कुछ नया पूछ लेंगे। तो जो आपका 80% सिलेबस है उसमें से आप देखो कि हाँ मैं इनमें से 50-60% सिक्योर करूँ, उसके बाद जो 20% में से पढ़ूँ उसमें से मार्क्स लूँ। तो आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना पड़ेगा कि जो आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो आपको कंप्लीट करना है और उनका बार बार रिवीजन करना है। जो आपके लो प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो लास्ट में छूट गए तो भी आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवी चीज़ है रिवीजन। अब मान लीजिए आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब आप पढ़ते जा रहे हैं, आपने हिस्ट्री कंप्लीट किया, फिर आपने पॉलिटी कंप्लीट किया, आपने ज्योग्राफी कंप्लीट किया, आपने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, आपको 4 महीने हो गए। अब आपने जो हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे वही आप वापस लेके बैठोगे, तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए या जो भी उसको कंसाइज फॉर्म में लिखा, अब आप उसको पढ़ने जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा था, क्योंकि जिस समय आपने नोट्स बनाए थे उस समय आपको वो चीज़ समझ आ चुकी थी। तो आपने से उसमें से बस उतना लिखा कि हाँ मैं इतना पढूं तो मुझे ये चीज़ वापस पूरी रिकॉल हो जाए। लेकिन अब आपने 4 महीने उसको वापस देखा ही नहीं, तो अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि मैंने उस समय में क्या सोच रहा था, या क्या मैंने वो उस समय कोई लेक्चर देखा था या कोई बुक पढ़ी थी उससे मैंने क्या समझा था। तो इस यहाँ पे आपका जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको हर चीज़ को वीकली या नहीं तो ऑल्टरनेट वीक में उसको रिवाइज करना है। आप रिवाइज करोगे, स्टार्टिंग में आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी है, तो उसको जितना फ्रिक्वेंटली रिवाइज करोगे, भले वो मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, भले वो रीजनिंग की ट्रिक्स हो गई या कुछ भी हो गया, उसको आप जितना फ्रिक्वेंटली स्टार्टिंग में रिवाइज करोगे उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दो। पहले वीक में एक बार रिवाइज किया, फिर 2 वीक में एक बार किया, फिर महीने में एक बार किया, तो वो जब आप उसको एग्जाम से पहले एक दिन पहले पढ़ोगे तो आपको वो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा कि जो आपने लिखा था, जो आपने पढ़ा था। आपको उतना एफर्ट नहीं लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिस। आप तैयार हो गए, आपने एक तलवार खरीदी, वो तलवार आपने चलानी सीख ली, सब कुछ सीख लिया, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है कि उसको आपने ये सीख लिया कि इसमें धार इतनी है, इतना वो है, लेकिन जिस दिन आपको सीधा युद्ध है आपको सीधा खड़ा कर दिया, अब आपको उसका वजन नहीं पता, आपने उसको हाथ में नहीं उठाया, आपने उसको स्विंग करके नहीं देखा कि उसका क्या स्पीड है, क्या मोमेंटम है, तो जब फाइनल युद्ध वाले दिन है उस दिन आप डेफिनेटली हारोगे। तो यहाँ आपकी इम्पोर्टेंस आती है प्रैक्टिस की। आप जितना एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। प्रैक्टिस मेनली 2 ही चीज़ों से प्रैक्टिस होती है, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं मॉक्स। ये 2 चीज़ है जो आपको आपकी स्किल्स में शार्प करेंगे, जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, जो आपको ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो आपको ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन में अगर इतना टाइम हो गया तो इसको छोड़ देना चाहिए, जो आपको ये बताएंगे कि अगर 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 फैमिलियर ऑप्शन लग रहे हैं तो इनमें से कौन सा लगाना है, या इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए या इसको छोड़ना चाहिए, जो ये बताएंगे कि कौन से आपके पेरिफेरल नॉलेज से कौन से क्वेश्चन यूजुअली सही होते हैं। पेरिफेरल नॉलेज ये होता है जो आप गैदर करते हो, जो आप ने अपने दोस्त से बात किया, आपको कोई चीज़ पता चली, आपने वो गैदर कर लिया, कहीं और से बात की, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें रह जाती है वो आपका पेरिफेरल नॉलेज है। तो ये दोनों चीज़ें पीवाईक्यू और मॉक आपको ये बताएंगे कि ये सब चीज़ें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करनी है, और वहाँ आपको ब्लंडर करने से बचाएंगे, आपका ब्लंडर नहीं होने देंगे। पीवाईक्यू आपको पूरा एग्जाम का एक ढांचा बना के देता है कि जो एग्जाम है वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इतने डेप्थ में आते हैं, इतनी ब्रेड्थ है, करंट अफेयर्स है तो इतने पुराने आते हैं, इस टॉपिक के करंट अफेयर्स ज़्यादा है, या इस टॉपिक से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको ये पूरा एक बेस तैयार करके देता है जिसके ऊपर आपको अपनी बिल्डिंग बनानी है। और जो लास्ट है वो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर। इसमें मेनली 2 चीज़ें, एक है बैकग्राउंड, ये उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है जो हिंदी मीडियम से आता है।
या स्टेट बोर्ड से आते हैं जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, और आप देखोगे तो ज़्यादातर एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, तो वो यहाँ लैग करते हैं। लेकिन इस चीज़ का एक बेनिफिट भी है जो हिंदी मीडियम से आता है। स्टार्टिंग में मान लीजिए अगर 30 नंबर की किसी एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, तो स्टार्टिंग में इसके 20 नंबर आ रहा है और इसके 5 नंबर आ रहे हैं। इसको डेफिनेटली हिंदी मीडियम वाले को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हिंदी मीडियम वाला जब पढ़ेगा तो उसको पता है कि एग्जाम में मुझे ग्रामर की ये रूल्स पढ़ना है, ग्रामर का ये पढ़ना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, उसको पूरा रूल्स मालूम है। तो वो जब धीरे धीरे इसमें मेहनत करेगा और वो प्रोग्रेस करेगा तो 26-27 मार्क्स तक पहुंच जाएगा। वहीं जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा और उसको उसका ब्रेन ही अलाउ नहीं करेगा कि वो वापस ग्रामर के रूल्स पढ़े, वो वापस एक्टिव पैसिव का एक एक रूल देखे। बहुत कम परसेंटेज होगा इंग्लिश मीडियम वालों में से जो इतनी मेहनत वापस करेगा। वो पहली बार अटेम्प्ट करेगा, उसे 20 नंबर आ गए, वो खुश है कि मेरे 30 में से 20 नंबर आ गए, तो उसमें थोड़ा बहुत एफर्ट पुट करेगा तो वो 20 से लेके 22 नंबर तक पहुंचेगा। वो कभी 26-27 नंबर तक नहीं पहुंच पाएगा। बट ये है कि हिंदी मीडियम वाले को यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसको लेके आप ये रो नहीं सकते कि मेरा हिंदी मीडियम से मेरा बैकग्राउंड है तो मेरे को इंग्लिश मेरी वीक है और मेरा ये है वो है। वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा है वो है लक। कोई भी एग्जाम हो या लाइफ में कुछ भी हो, आपको पिंच ऑफ लक हमेशा चाहिए। जब तक आपके पास थोड़ा लक नहीं है तब तक आप को सफलता मिलना मुश्किल है। क्योंकि आप देखोगे एग्जाम है, कोई एग्जाम है 250 नंबर का पेपर है, उसकी कट ऑफ गई 190, तो कोई ऐसा भी होगा जिसके 189.99 मार्क्स है। अब जिसके 189.99 है उसको तो लक ने ही उसको फेवर नहीं किया, उसके नॉर्मलाइजेशन में कहीं 0.01 बढ़ जाता, नहीं तो उसका कोई एक क्वेश्चन सही हो जाता, कोई एक क्वेश्चन जो उसने गलत किया, सिली मिस्टेक हो गई, जो इनकरेक्ट हो गया, वहां उसका नेगेटिव नहीं होता तो उसका सिलेक्शन हो चुका होता। तो पिंच ऑफ लक हमेशा रहेगा, लेकिन उस चीज को आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसको आपको बस एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन हर चीज ही आप ये बोल दो कि नहीं ये लक है, हर चीज में लक चाहिए, लक नहीं है तो कुछ नहीं है। 99% तो आपका हार्डवर्क है, 1% ठीक है लक आपको फेवर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगला जो वीडियो है उसमें हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, वो होगी एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे एसएससी के एग्जाम्स है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, बैंकिंग के एग्जाम्स है या इंश्योरेंस के एग्जाम्स है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, तो वो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।